जय हिंद फ्रेंड्स। रिफ्रैक्शन टॉपिक में लास्ट लेक्चर में हमने प्रिज्म के थ्रू हमने रिफ्रैक्शन कराया, ठीक है। अब देखिए डेली रूटीन में हमारे इस दैनिक जीवन में रिफ्रैक्शन पर बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल बता रहा हूँ जैसा आप डेली लाइफ में फील करते हैं। कभी किसी नदी या तालाब के किनारे जाके उस पर बैठ जाइए या स्विमिंग पूल में उसके किनारे पर जाकर बैठ जाइए और अपने दोनों पैरों को आप उस स्विमिंग पूल में डाल दीजिए। अच्छा, आपके पैरों की जो ओरिजिनल स्थिति होती है उससे आपके पैर थोड़े से क्या होते हैं, ऊपर की तरफ उठे हुए दिखाई देते हैं, जबकि एक्चुअल में कहाँ होते हैं, उसकी पोजीशन थोड़ी सी क्या होती है, नीचे होती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा सिर्फ रिफ्रैक्शन के इफेक्ट के कारण हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो लाइट रे होती है वो उस बाहर वाले मीडियम से जब वाटर जो सेकंड मीडियम है उसमें हम देखते हैं तो मीडियम चेंज होने की वजह से वो जो लाइट रे थी वो अपना पाथ क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। तो अपने पथ से जैसे वो मुड़ेगी तो आपको जो मुड़ी हुई पोजीशन है आपको एग्जैक्टली क्या होगा, वही दिखाई देगी। एक और प्रैक्टिकल जो आप घर पे कर सकते हो, एक कांच का ग्लास ले लीजिए आप प्लेन, उसमें आप एक पेंसिल लेके डुबो कर देखिए तो वो पेंसिल अपनी पोजीशन से थोड़ी सी क्या होती है, टेढ़ी दिखाई देती है। जैसे ये कोई पेंसिल की स्थिति रख रखी है और यहाँ से कोई आदमी देख रहा है उसको, तो वो पेंसिल थोड़ी सी उसको क्या होती है, मुड़ी हुई नजर आती है। और इसको आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। जैसे मैं आपको शो करके बता रहा हूँ कि ये कांच का एक ग्लास है और ये एक पेंसिल है। जब इस पेंसिल को इस कांच के ग्लास के अंदर थोड़ा सा डुबोया जाएगा तो ये पेंसिल एग्जैक्टली क्या होगी, अपनी पोजीशन पर न दिखे, थोड़ी सी हमको क्या होती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसका जब वो अपर व्यू लेंगे अपन तो इस अपर व्यू में आप क्लियरली देख सकते हैं। देखिए इसको इस ग्लास के अंदर डाला मैंने तो देखिए किस तरह से ये मुड़ी हुई क्या हो रही है, नजर आ रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सिर्फ अपवर्तन के कारण हो रहा है। रिफ्रैक्शन ही इसका रीजन है, क्योंकि उसी के इफेक्ट से ये हमको कैसी आ रही है, मुड़ी हुई नजर आ रही है। तो इस कंडीशन में एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो मैं आपको कोई भी ऑब्जेक्ट आप उसमें डाल के देखोगे तो मैं आपको उसका रे डायग्राम बना के बता रहा हूं कि सपोज करो ये कोई ग्लास है, यहां पर मैंने कहा है एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पर्टिकुलर प्लेस पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये। अब यहां से क्या होगा, रे चलेगी, ये मीडियम फर्स्ट और ये मीडियम सेकंड, ये वाटर है और बाहर की तरफ क्या होगी, आपके एयर होगी। अब यहां से देखिए, यहां से लाइट रे चलना स्टार्ट होगी तो जो सीधी जाती है नॉर्मल के थ्रू वो बिना डेविएट हुए निकल जाती है। तो एक लाइट रे तो ये सीधी की सीधी निकल जाएगी आपकी बिना डेविएट हुए। यहां से जो लाइट रे जो नॉर्मल के थ्रू एंटर करती है वो सीधी की सीधी क्या होती है, आपकी डेविएट हो जाती है। यहां से सेकंड रो चलेगी, दिस वन। अब देखिए ये इस सरफेस का नॉर्मल है। जब भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करेंगे तो ये तो आपका डेंसर मीडियम होगा, सघन माध्यम होगा, और ये आपका कौन सा माध्यम होगा, रेयर मीडियम होगा। जब भी कोई रे डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करती है तो वो नॉर्मल से थोड़ा क्या होती है, अवे दूर की तरफ क्या होती है, ये बेंड होती है। तो ये लाइट रे इस नॉर्मल से क्या होगा, दूर की तरफ क्या हो जाएगी, ये बेंड हो जाएगी, सीधे न जाकर क्या हो जाएगी, दूर की तरफ बेंड होती है। जब इस लाइट रे को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो देखिए ये कहां मिल रही है, आपकी इस पॉइंट पर मिल रही है। इस लाइट रे को भी पीछे की तरफ बढ़ाओ तो कहां मिलती है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल रही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये इस पर्टिकुलर, ये तो रियल होगा और ये क्या होगा, आपका इमेजिनरी होगा, ठीक है ना। तो यहां से जब पर्सन कोई देख रहा होगा, बाहर से इसको कोई पर्सन देख रहा होगा, ठीक है ना, तो उसको जो ये चीज है ये कैसी नजर आएगी, आपको थोड़ा सा ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो प्रैक्टिकली हम इन चीजों को कर सकते हैं और ये सारे एग्जांपल किस पर बेस्ड है, आपके रिफ्रैक्शन अपवर्तन पर बेस्ड है। पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, सिक्के का अपने तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, या किसी भी वस्तु का उस पानी की तल में ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये अपवर्तन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अच्छा, अब देखिए इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है।
सन जो है, ठीक है ना, वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, उसी की वजह से अपने डे और नाइट सब कुछ हो रहा है। अब देखिए दिन में 2 बार कंडीशन ऐसी आती है, एक तो मॉर्निंग में सन राइज के टाइम पर और दूसरा शाम को सन सेट के टाइम पर। 2 टाइम ऐसा होता है कि जब सूर्य न होते हुए भी हमको दिखाई देता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सूर्य नहीं है तो कैसे दिखाई दे रहा है। देखो सूर्य तो हमेशा होता है, लेकिन उसका दिखना नहीं दिखना उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अर्थ के ऊपर एक ओरिजिन क्षैतिज लाइन जा रही है, ओरिजिन। अगर सूर्य इस लाइन से नीचे होता है तो हमें दिखाई नहीं देगा, और जैसे ही सूर्य इस लाइन से ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा तो अपने लिए क्या हो गया, सन राइज हो गया। यहाँ पे तो सन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही इस पोजीशन से ऊपर आता है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जैसे ही ऊपर आएगा तो वो क्या हो गया, अपने लिए सन राइज हो गया। अब देखिए दिन में 2 बार ऐसा होता है कि जब सन की पोजीशन ये होती है, ये रियल सन है, ठीक है, और यहाँ से जब लाइट रे चलती है। अब देखिए अर्थ के आसपास तो क्या होगा, अपना खुद का एक एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, वायुमंडल है, बहुत सारी लेयर्स बनी हुई है। तो जैसे ही वो लाइट रे उस एटमॉस्फेयर वायुमंडल में एंटर करती है तो उसका बार बार क्या होता है, वहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हम एंटर करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो लाइट रे होती है वो अपने पाथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। तो यहाँ से जो लाइट रे होती है, यहाँ से जब जैसे एटमॉस्फेयर में वो एंटर करती है तो यहाँ से वो अपने पाथ से क्या हो जाएगी, ये थोड़ी सी विचलित हो जाएगी। और जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहाँ जाएगी, तो यहाँ पर जो पर्सन है, जो अर्थ पर लोग हैं, उनको क्या नजर आएगा कि ये सन कहाँ पे है, अपने इस जगह पे है। अब सन की एक्चुअल पोजीशन ये है, जो अभी तक सूरज उदय नहीं हुआ लेकिन फिर भी अपने को क्या लग रहा है कि वो उदय हो चुका है, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक सन को आने में लगते हैं 2 मिनट। ये तो 2 मिनट पहले जब सूर्य उदय नहीं होता है लेकिन फिर भी अपने को आभास हो जाता है कि सनराइज हो चुका है। इसी तरह से शाम को जब सन सेट हो जाता है, अस्त हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने को दिखाई देता है। क्यों? इसी इफेक्ट के कारण। और उस पोजीशन में भी कितने लगते हैं, 2 मिनट। मतलब दिन भर में 4 मिनट ऐसे होते हैं कि जब सन के ना होते हुए भी हमको उसके होने का आभास होता है। और ये क्या हो रहा है, तो ये केवल रिफ्रैक्शन के इफेक्ट के कारण ही संभव हो पा रहा है कि यहाँ से जो लाइट रे इस एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही, जो अर्थ पर आना चाह रही है, वो अपने पास से मुड़कर क्या होती है, अर्थ के पास आती है। और यहाँ से इसको ये फील होता है कि ये रे कहाँ से आ रही है, तो ये पीछे की तरफ से बढ़ी हुई नजर आ रही है। ठीक है ना, तो सन की एक्चुअल पोजीशन तो ये, लेकिन हमें कहाँ नजर आ रहा है, ये इस पोजीशन पर, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से थोड़ा सा ऊपर। और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लग रहा है इसको, 2 मिनट। तो सुबह के 2 मिनट और शाम को 2 मिनट हमें सन के होने का आभास होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन पर बेस्ड है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो रिफ्रैक्शन पर बेस्ड है। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क कौन करेगा, तो कल ही मैंने आपको लेक्चर में बताया प्रिज्म जो होगा इसके ऊपर वर्क करेगा। और नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूं मैं आपको लेंस भी किसके ऊपर वर्क करेगा, आपका इस रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पर। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, एक प्रॉपर्टी तो पढ़ी हमने कि हाँ कोई भी सन से लाइट रे आती है तो उसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन। दूसरा क्या हो सकता है, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण उसका हो सकता है। थर्ड केस में अपन ने क्या पढ़ा, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन उसका हो रहा है। अब एक नई चीज है कि जो सनलाइट आ रही है, मैं कह रहा हूं कि 100 सनलाइट आ रही है और 100 ही सनलाइट अपने पाथ से वापस क्या होती है, पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है। देखो रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, 100 अगर प्रकाश की किरणें आ रही है, किसी सरफेस से टकराई तो उसमें से 30 तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, 40 एब्जॉर्ब हो जाएगी, बची हुई वहां से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि 100 लाइट रेज एंटर कर रही है, किसी सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है और वो सरफेस 100% ही उसको क्या कर रहा है, वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। तो उस कंडीशन में बोला जाता है उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो नया जो टॉपिक लेने वाला हूं मैं आपके सामने वो है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायग्राम आप नोटबुक में पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और वैसे नोट्स में भी मैंने आपको ये प्रोवाइड करा रखे हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल
इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखिए अपवर्तन के अंदर, रिफ्रैक्शन के अंदर हमने दो केस पढ़े कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो नॉर्मल की साइड क्या होती है, बेंड होती है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। लेकिन जब अपन डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करते हैं तो वो अपने नॉर्मल से क्या होती है, दूर की तरफ हटती है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए सेकंड कंडीशन अप्लाई है, हमें हमेशा डेंसर मीडियम से कहाँ एंटर करना पड़ेगा, रेयर मीडियम से। तो व्हेन लाइट रे enters from denser medium to rare medium. In this case light rays bend away from the नॉर्मल से क्या होगा, वो दूर की तरफ बेंड होती है। और इसके अंदर क्या होता है, जो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, वो हमेशा किससे ज़्यादा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। अब जैसे जैसे आप इंसिडेंस एंगल इंक्रीज करते जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, रिफ्रैक्शन एंगल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कोई सरफेस है और यहाँ से अगर पर्टिकुलर किसी एंगल से लाइट इंसिडेंट हो रही है तो उससे ज़्यादा एंगल पे क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी। फिर आपने क्या किया, ये इस एंगल इंसिडेंस को बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो ये जो रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट है ये भी क्या होगी, अपने आप को इंक्रीज कर देगी। फिर आपने और ज़्यादा एंगल बढ़ाया तो हो सकता है ये लाइट रे ज़्यादा एंगल बनाते हुए सरफेस के क्या हो जाए, ये परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इसके पास से क्या हो जाए, ये बिल्कुल नॉर्मल के क्या हो जाए, बिल्कुल ही ये 90 डिग्री पर आ जाए, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाए। और ज़्यादा आप एंगल बढ़ाओगे, ठीक है ना, तो हो सकता है ये रिफ्लेक्ट ना होकर पूरा इसी मीडियम में क्या हो जाए, वो रिफ्लेक्ट हो जाए। मैं डायग्राम से इस चीज़ को समझा रहा हूँ आपको। जैसे ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, ये मीडियम है आपका डेंसर मीडियम, और यहां पर ये है आपका रेयर मीडियम। अब देखिए इस सरफेस के ऊपर बहुत सारे, ये नॉर्मल है, यहां पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहां से लाइट रे जब एंटर करती है ये, तो इसका एक पर्टिकुलर एंगल होगा ये I1, और यहां से अपने पास से क्या होती है, थोड़ी सी ये, तो यहां पर ये रिफ्रैक्शन एंगल होगा, जो हमेशा क्या होगा, इंसिडेंस एंगल से ज़्यादा होगा। अब यहां से ये अपना एंगल को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। देखिए ये एंगल और ये एंगल इंक्रीज हो रहा है, पहले I1 था, अब सपोज करो कितना हो गया, ये I2 हो गया। तो यहाँ से ये अपने एंगल को और क्या कर लेगी, रिफ्रैक्शन एंगल को और ज़्यादा क्या कर लेगी, ये इंक्रीज कर लेगी, तो ये कितना हो जाएगा, R2। फिर आपने और ज़्यादा इंक्रीज किया एंगल को, अब देखिए ये जो एंगल I3 ये और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो हो सकता है यहाँ पर ये इतना इंक्रीज हो गया कि ये सरफेस के साथ ही क्या हो गया, यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गया, ये वाली केस, मतलब इससे कितना हो गया, ये 90 डिग्री पर क्या हो गया, आपका रिफ्रैक्ट हो गया ये वाला। तो जिस एंगल पर ये 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट होता है तो उस इंसिडेंस एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। यहाँ पर जो IC है वो क्या है आपका, क्रिटिकल एंगल। और जैसे ही लाइट रे आप क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंट करोगे
दिस वन। यहाँ पर जो एंगल आई होगा वो हमेशा ग्रेटर देन किससे होगा, आपका एंगल आई से। तो ये जितनी लाइट रे है वो इसी मीडियम में वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। पहली कंडीशन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हमेशा लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करेगी। क्यों? क्योंकि उसी केस में रिफ्रैक्शन एंगल का मान इंसिडेंट एंगल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब जैसे जैसे आप इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे आपका क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। भाई ये रिफ्रैक्शन एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, पहले इतना बेंड हुआ, फिर आपने इंसिडेंस एंगल इंक्रीज किया तो इतना बेंड हो गया, और ज़्यादा आपने इंक्रीज किया तो ये इतना बेंड हो गया। एक पर्टिकुलर एंगल पर क्या होगा, ये इस सरफेस के अलोंग हो जाएगा, साथ हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा। और नेक्स्ट कंडीशन में जैसे ही आपने उस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंस की लाइट रे, तो उस पूरी लाइट रे का क्या हो जाएगा, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है ना। इसका एक फायदा ये होता है कि जितनी ज़्यादा लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है उतनी ही ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी दिखाई देती है। अगर कोई सरफेस आपको चमकदार दिखाई दे रही है तो यूँ समझ लेना चाहिए उस सरफेस से मैक्सिमम लाइट रे का क्या हो गया, आपका रिफ्रैक्शन हो चुका है, और रिफ्लेक्शन सॉरी, ठीक है ना। और वही लाइट रे क्या हो रही है, अपनी आंखों में पहुंच रही है। अगर भाई 5000 लाइट रे आ रही है और 5000 में से अप्रोक्स 5-10 चली जाए और बाकी सारी आपकी आंख में एंटर कर जाए तो क्या होगा, इंटेंसिटी तो क्या होगी, उसकी ज़्यादा ही दिखाई देगी। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से तराशा जाता है कि हमेशा जब भी लाइट रे उसके अंदर एंटर करें तो हमेशा वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर ही इंसिडेंट हो। उससे क्या होगा, उससे जितनी भी लाइट रे एंटर होगी तो उसका टोटल इंटरनल क्या हो रहा होगा, रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। और वो लाइट रे जब आपकी आंख में पहुंचती है, आपकी रेटिना पर जब वो सिग्नल पहुंचता है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपको बिल्कुल चमकदार दिखाई देता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हीरा, डायमंड। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर अगर बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो चमकदार और अच्छा दिखाई देता है वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, आपका डायमंड। ठीक है। इस डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, इसका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस डायमंड का क्रिटिकल एंगल होता है 24.4 डिग्री। तो हीरे को जब बनाया जाता है, डायमंड को जब उसके जो बनाने वाले हैं वो इस तरह से तराशते हैं उसको कि हमेशा उस जो लाइट रे एंटर करेगी वो हमेशा इस एंगल से ज़्यादा एंगल पर ही क्या करेगी, उसके अंदर एंटर करेगी। और जैसे ही लाइट रे वो एंटर करती है तो उस डायमंड के हर फेस के ऊपर उसका बार बार क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो उसकी हर एक फेस जहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा वो हमेशा अपने को क्या दिखाई देता है, ब्राइट दिखाई देता है। इसलिए डायमंड जो होता है वो हमेशा अपने को चमकता हुआ दिखाई देता है। सारे ऑब्जेक्ट थोड़ी चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन डायमंड एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा कैसी दिखती है, अपने को चमकते हुए दिखाई देती है। तो उसके ऊपर कौन वर्क कर रहा है, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आपका डायमंड वर्क कर रहा है, जिसका क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 24.4। ठीक है। अब देखिए, कभी गर्मी के दिनों में जब आप कार या बस से ट्रैवल कर रहे होते हैं, बड़ी गर्मी का दिन है, तो आपको रोड पर दूर की तरफ दिखता है यार वहाँ पे कुछ पानी पड़ा हुआ है, ऐसी कुछ चमकदार चीज़ दिखाई देती है कि यार वो चमक रहा है, रोड चमक रही, मतलब अपने को क्या होता है, चमकदार कौन होता है, तो अपने नज़र में वो पानी है। तो वहाँ पर क्या नज़र आता है, अपने को पानी दिखाई दे रहा है। या फिर रेगिस्तान में जो रेत होती है, ठीक है ना, वहाँ पर क्या गिरा हुआ दिखाई देता है यार, वो रेत बहुत ज़्यादा चमकती हुई दिखाई देती है और वहाँ पे लगता है यार जैसे कोई पानी पड़ा हुआ है। ठीक है। इसको बोलते हैं अपन मिरेज इफेक्ट। सेकंड जो केस है अपना, इसको क्या बोलेंगे अपन, मिरेज इफेक्ट, मरीचिका। और ये केवल क्या होता है, एक दृष्टि भ्रम होता है, मतलब आदमी को थोड़ा सा भ्रम हो जाता है कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ पानी जैसी पड़ी हुई है, मिरेज इफेक्ट। अब देखिए, गर्मी के दिनों में क्या होता है, अर्थ की सरफेस के आसपास सनलाइट के कारण क्या होता है कि वो जो लेयर्स होती है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं।
ठीक है ना। तो उस कंडीशन में उसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। अब उस लेयर से अपर लेयर जितनी भी होगी तो उसके रेस्पेक्ट में उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब वो डेंजर मीडियम की तरह क्या कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं। अब उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, पेड़ ही मान लिया जैसे इसको मैंने, और ये कोई सरफेस है, ठीक है ना। यहाँ से जब लाइट एंटर करती है तो वो डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही होती है, रेयर मीडियम पे जा रही होती है। और एक पर्टिकुलर एंगल, जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर वो इंसिडेंट हो जाए तो उसका क्या होता है, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। अब इस कंडीशन में क्या, सामने वाला आदमी जो बस कार उसमें ट्रैवल कर रहा है तो वो तो यहाँ से देख रहा है चीज़ को, ठीक है ना, तो उसको ये चीज़ क्या होती है, यहाँ पे दिखाई देती है। तो उसको क्या लग रहा है कि यहाँ पर इस जगह पे क्या होता है, ये इसकी इमेज नजर आती है। अच्छा, इमेज कहाँ नजर आती है, तो ऑब्वियस बात है पानी में जब देखते हैं तो उस तरह की इमेज नजर आती है अपने को। अगर भाई पेड़ की इमेज अगर उस रोड पे नजर आ रही है अपने को, तो ऐसा क्या पॉसिबल है, तो अपने को क्या लगता है यार वहाँ दूर क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही पास जाते हैं तो अपन देखते हैं वहाँ कोई पानी नहीं है। तो इसी को बोला गया दृष्टि भ्रम, मरीचिका इफेक्ट, मिरेज इफेक्ट बोला गया है कि दूर देखने पर क्या लगता है वहाँ पर पानी या चमकदार जैसी कोई चीज़ है, लेकिन पास में जाने पर वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता है। तो ऐसा इसलिए पॉसिबल हो रहा है, टोटल इंटरनल वहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। जितनी लाइट रे आ रही है सबका क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। जब इन लाइट रे को पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है तो यहाँ पर उसकी क्या बनती है, इमेज बनती है। और कोई भी सरफेस चमकदार कब नजर आती है, जब उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो दूसरा जो इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इफेक्ट है वो कौन सा, आपका मिरेज इफेक्ट, मरीचिका, ठीक है। डायमंड इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, मिरेज इफेक्ट इसी पर काम करता है। और एक नई टेक्नोलॉजी जो आजकल चल रही है, जो टेलीकम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्योर सिग्नल को, ठीक है ना, चाहे वो ऑडिबल सिग्नल हो, इलेक्ट्रिक सिग्नल हो, ठीक है ना, उसको पर्टिकुलर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इजीली पहुंचा रहा है, ठीक है ना, उसकी इंटेंसिटी में ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है और सिग्नल आसानी से क्या हो रहा है, अपने पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंच रहा है। और वो चीज़ है ऑप्टिकल फाइबर। आजकल जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है वो कौन है, आपका ऑप्टिकल फाइबर। आजकल मेडिकल लाइन में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लग गया है, ठीक है ना। काफ़ी सारी जो चेकिंग होती है, बॉडी पार्ट्स की चेकिंग होती है, ठीक है, पेट की जो बीमारियां होती है, जिसका जो सबसे बेस्ट चेक करने का तरीका है एंडोस्कोपी। उस एंडोस्कोपी में भी आजकल हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर रहे हैं। आजकल फाइबर लाइंस बिछ रही है, ठीक है ना, सारी टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनीज है वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही अपने सिग्नल को क्या कर रही है, एक प्लेस से दूसरे स्थान पर पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। कई सारी सजावटी चीज़ों में भी किसका यूज हो रहा है, ऑप्टिकल फाइबर का। और इसका एक ही प्लस पॉइंट है कि उस ऑप्टिकल फाइबर में जो आप इनपुट भेज रहे हो उसका टोटल इंटरनल क्या हो रहा है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। और आउटपुट में जितना भेज रहे हो अप्रोक्स, थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है ना, अप्रोक्स क्या हो रहा है, आपको उतना आउटपुट मिल रहा है। तो एक जो चीज और होती है वो आपकी क्या है, ऑप्टिकल फाइबर है। कुछ इस तरह से उसकी डिजाइन होती है ऑप्टिकल फाइबर्स की। ये बाहर की तरफ इसको इसका एक कोट बनाया जाता है, ये इस तरह से इसको ढका जाता है बाहर की तरफ, इसकी कोटिंग की जा रही है ये बाहर की तरफ, ठीक है। अब देखिए इसका जो ये इनर पार्ट होता है इस ऑप्टिकल फाइबर का, इसको कोर बोला जाता है। और जो बाहर की तरफ ये दिख रहा है आपको, ब्लैक ब्लैक शो कर रहा है, मैंने कोटिंग कर रखी है इसकी, ये वाली चीज़, ये इसकी कोटिंग है, इसको बोला जाता है क्लैडिंग, ठीक है। अब देखिए कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका 1.5 और क्लैडिंग का कितना होता है, अप्रॉक्स 1.48। अब देखिए जब भी कोई लाइट रे इसमें एंटर करेगी, ये कोई भी सिग्नल इसके अंदर एंटर किया तो पर्टिकुलर इस नॉर्मल के ऊपर ये एक क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर क्या होती है, इंसिडेंट होती है। और इस केस में इसका क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल क्या हो जाता है, आपका रिफ्लेक्शन हो जाता है। फिर ये जैसे इस पॉइंट पर पहुंचती है तो यहाँ से इसका वापस क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। जैसे इस पॉइंट पर पहुंचेगी इसका वापस क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये सीधा सिग्नल क्या आ जाएगा, आपका बाहर आ जाएगा।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फायदा एक ही है कि वो जो लाइट रे एंटर कर रही है बहुत सारी, उसमें से बहुत कम एब्जॉर्ब होती है और मैक्सिमम उसमें से क्या होती है, रिफ्लेक्टर हो जाती है। अगर 100% है तो मे बी 99% उसका क्या हो, 100% भी हो सकता है, मे बी 99% उसमें से क्या हो रहा है, उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये जितने ही आपने सिग्नल भेजा उतना का उतना सिग्नल क्या हो गया, ये हमको मिल जाता है। और नॉर्मली क्वार्ट्ज और इस तरह के मटेरियल से इसको बनाया जाता है ऑप्टिकल फाइबर को, जिसके अंदर कोई भी इसको इस तरह से कोई भी लाइट रे एंटर करे तो वो उस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंट हो। बार बार इस सरफेस से टकराएगी तो बार बार इसका क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और एंड में अपने को ये तो इनपुट दिया और फाइनली अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ऑडिबल सिग्नल्स इसी तरह से एक प्लेस से दूसरे स्थान पर भेजे जा रहे हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में डायमंड, मिरेज इफेक्ट और आपका थर्ड ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है ना। कुछ तरह के प्रिज्म भी होते हैं जो इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करते हैं, जिसमें लाइटें अलग अलग एंगल पर, कुछ प्रिज्म इस तरह से बनाते हैं 45 डिग्री पर एंटर हुए और 45 डिग्री से उसका क्या हो गया, वहाँ से रिफ्लेक्शन हो गया और पूरी लाइट उस प्रिज्म से क्या होती है, टोटल इंटरनल उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो आपकी बुक में बेसिक जो 3 एग्जाम्पल दिए हुए वो 3 एग्जाम्पल यही है, डायमंड का, मिरेज इफेक्ट और थर्ड आपका क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा रेनबो, इंद्रधनुष के बारे में। उस इंद्रधनुष में आपके रिफ्रैक्शन भी वर्क करेगा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी उसके अंदर क्या आएगा, काम आए। तो कल जो मैं आपको लेक्चर पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से इंद्रधनुष बनता है, किस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी इंद्रधनुष फॉर्म होता है। जय हिंद।